जी वेलकम बैक। शुमाइला नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट शुमाइला नकवी मेरे साथ हैं और हम बात करें सक्सेशन के ऊपर। मैं भी इनसे एक सवाल करी थी कि अगर कल को किसी लड़की का हस्बैंड की डेथ होती है और वो सारा पैसा उसको मिलता है, जायदाद मिलती है, और अगर वो नई शादी करती है तो कहाँ जाता है पैसा? तो आज मुझे पता चला जी वो पैसा उसके सेकंड हस्बैंड जिससे उसने शादी तभी वो की मूवी है, आई थी ना, सक्सेशन। ठीक है, हम बहुत सारे मूवीज अक्सर देख रहे होते हैं लेकिन हम उसमें होने वाली स्टोरी को कभी मैसेज को कभी हम वो नहीं सोचते, मूवी की तरह समझ के देख रहे होते हैं। अच्छा शुमाइला, फिर उन बच्चों का क्या? उन बच्चों का देखो, सक्सेशन जब फाइल होता है ना तो जो स्टेप फादर होता है वो उनका स्टेप फादर है। जो प्रॉपर्टी उस औरत के नाम है, जो प्रॉपर्टी जो बिजनेस उसके नाम है, कभी कभी पता है हमने इसके अंदर क्या होता है कि वो आदमी के तुम घर पे बैठो, तुम रेस्ट करो या तुम आराम करो या इस तरह के रीजंस देके कि तुम मुझे इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो। बाज़ लोग इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर उन जायदाद प्रॉपर्टीज़ को बेच देते हैं। ठीक है, जब पूरे राइट्स उनके हाथ में आ जाते हैं तो वो उन राइट्स को यूज़ करते हुए उस पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए से वो उनकी प्रॉपर्टी पे काबिज भी हो जाते हैं, वो अपने नाम भी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और उसके अंदर उस सक्सेशन के अंदर उन बच्चों के राइट्स मारे जाते हैं। वो इधर से स्टेप फादर ले जाता है। ठीक है, लेकिन जो एक दो मियाँ बीवी रिश्ते में बनते हैं और जितनी भी बीवी की प्रॉपर्टी है, बीवी की डेथ के बाद या बीवी अपनी ज़िंदगी में पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे तो वो उसका जो सेकंड हस्बैंड है उसका बराबर से उसमें इस सेंस में राइट है कि विरासत के अंदर उसका उसी तरह हक है, उसकी जायदाद के अंदर जिस तरीके से उसकी औलादों को सक्सेशन के अंदर हिस्सा मिलेगा, कानूनी तौर पे हिस्सा मिलेगा, उसी तरीके से उसका भी हिस्सा बनता है। तो मेरा ख्याल है फिर उस बीवी को जिसका हस्बैंड इस दुनिया से चला जाता है तो वो अपनी एक विल बना ले, हाँ बिल्कुल, और अपने किसी एक बच्चे को दे दे। बिल्कुल बिल्कुल, या एक बेहतरीन तरीका है कि एक गिफ्ट डीड बना के आप अपने बच्चों के नाम वो सारी प्रॉपर्टी कर दें कि हाँ जी ये एक मकान फला बेटे को मैंने गिफ्ट कर दिया या दूसरी प्रॉपर्टी, और उस हस्बैंड को कुछ नहीं, और उस हस्बैंड को आप अपनी सक्सेशन, अगर आप अपनी विरासत को रोकना चाहते हैं कि हाँ जो आपकी प्रॉपर्टी आप चाहते हैं कि वो जो आपकी एक रिलेशनशिप एक आदमी से बन गया ना, हाँ वो पैसा तो बिखर जाएगा, कल वो किसी से शादी कर लेगा, उसके आगे से बच्चों को मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब जब वो जो प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम होगी ना तो वो अगर सेकंड मैरिज में जाता है तो उसके वो बच्चे उनका राइट बन जाएगा, उसकी वो सेकंड वाइफ का राइट बन जाएगा। क्या गेम्स हैं कसम से शुमाइला, समझ से बाहर है। शुमाइला मुझे बताएं कि इंस्टेट सक्सेशन का क्या काम है? इंटरस्टेट सक्सेशन। अच्छा यार ये कुछ है इसमें गड़बड़ सवाल में। खैर एनीवेज, सक्सेशन प्लानिंग क्या है? देखो सक्सेशन प्लानिंग ये होती है कि जब आप सक्सेशन उस वक़्त नौबत नहीं आएगी फ़ाइल करने की जिस वक़्त अगर आप अपनी एक अच्छी सी विल बनाकर सही से तरीके से एक सही लॉयर से बनवा कर अपनी विल रखवा दें, और विल डेथ के बाद खुलती है। ठीक है, विल को कोई आपके हाथ नहीं लगा सकता। कोशिश करें अपनी विल को शेयर ना करें। ठीक है, हम लोग अगर अपनी विल को शेयर कर लेते हैं अपने उन बच्चों से या बेटों से या बेटियों से तो वो बात डिस्क्लोज हो जाती है। वो डिस्क्लोज हो जाती है। ये विल का मतलब होता है क्लोज चीज़ जिसके अंदर तमाम चीज़ें आपने लिखी हुई हैं और वो फिर आपको उस वक्त डिस्क्लोज होती हैं जिस वक्त डेथ के बाद एक वसीयतनामा खोला जाता है तो सही सिचुएशन सामने आती है कि हाँ जी प्रॉपर्टी के अंदर ये मत समझे कि अगर आपको कहीं पे, जैसे अभी हमने इस पे जिक्र भी किया कि अगर कहीं पे शक होता है विल के लिए तो वो आप उसमें अपने सक्सेशन में अगर आपको आपका राइट नहीं दिया जा रहा है तो आप राइट का क्लेम कर सकती हैं। और कभी कभी मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा क्लोज फैमिली लॉयर्स भी आपके साथ गड़बड़ बिल्कुल, ये आमना की बात बिल्कुल ठीक है। अक्सर ये होता है कि जिन लॉयर से आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे होते हैं अगर वो उनमें से किसी के बच्चे आपस में मिल जाएं और मिलने पे वो उस विल को चेंज करवा दें तो ये चांसेस भी होते हैं कि इस तरह की भी बात होती है। कोई एक ऐसा थर्ड पर्सन हो, क्योंकि फैमिली लॉयर्स का मैंने बहुत सुना है कि वो बाद में कोई गेम्स कर जाते हैं या उनको पैसा ज्यादा मिल जाता है तो वो डीड जो विल चेंज कर देते हैं। अक्सर ही होता है कि ये डीड्स वगैरह। अच्छा आज के वक्त में, आज के दौर में विल पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता, इसलिए नहीं किया जाता कि विल का नहीं भरोसा होता। बेस्ट इज कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ सबको बांट दें। अपनी जिंदगी के अंदर जिसके जितने हिस्से बनते हैं उन अगर आप अपने बिजनेस भी बच्चों को सौंपने वो आप अपनी जिंदगी में देके चले जाएं कि ये तुम्हारे लिए। मुझे याद है मेरे नाना की डेथ से पहले मेरे नाना ने अपने जितने बच्चों को बुलाकर सबको सबके जो पैसे बनते थे, जो उनके प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता था, वो सबको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको बाद में झगड़े ना हो।
अब बात का कोई झगड़ा ही नहीं रहा, बाद में किसी ने किसी से लड़ने की कोई वजह ही नहीं बचती, पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या मिला, मुझे क्या मिला, खत्म हो गई बात। बिल्कुल, वो एक तरीका होता है। इसीलिए मैं बार बार वही बात कर रही हूँ, आप जो कह रही ना, इसीलिए मैं बार बार वो बात कर रही हूँ कि मियाँ बीवी को अपनी सारी इन पता होनी चाहिए कि देखो मियाँ का क्या थोड़ा आपके कितनी सैलरी आ रही है। यहाँ पे तो मियाँ इसी चक्कर में रहते हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बास की शादियों को पूरे जिंदगी गुजर जाती है, 25-30 साल हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनके शौहर की सैलरी क्या है। नहीं, बीवियों की सैलरी का पूरा चेक होता है। हाँ, और बीवी अगर कमा रही है तो बीवी की एक पाई पे नजर होती है कि हाँ अब ये कहाँ खर्च हो रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। मतलब क्या है ये। अच्छा, कहीं कहीं तो ये भी सुनाया जाता है मैंने इतने साल तुम पे खर्चा है, तुम क्यों नहीं खर्च सकते। और बाज शौहर ऐसे भी करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं। अगर बीवी ने कोई जायदाद बनाई है, उस जायदाद के अंदर उसकी बहुत मेहनत की कमाई शामिल है, उस मेहनत की कमाई शामिल होने के बावजूद भी उनको ये होता है कि यार बीवी जो है ना, उसके अगर कुछ हो जाता है तो उसके घर वालों, इसलिए कि जब औरत की डेथ होती है तो उसमें उसके माँ बाप का हिस्सा भी बनता है, ठीक है ना, उसके माँ बाप के हिस्सा भी काउंट होता है। जिस तरीके से एक आदमी की डेथ होती है तो उसके माँ बाप का हिस्सा काउंट होता है, उसी तरह एक औरत की डेथ के बाद उसके जो माँ बाप अगर जिंदा बचते हैं तो उनका भी हिस्सा होता है। अच्छा, अगर उसकी अपनी जायदाद है, उसकी अपनी अगर कमाई भी, मेरी अगर अपनी जायदाद है तो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर मेरे माँ बाप का राइट भी है, मेरी बहन भाइयों का नहीं, मेरे भाई बहनों का नहीं है, मेरे हस्बैंड का राइट है, मेरे बच्चों का राइट है और मेरे माँ और बाप का राइट है। उस सक्सेशन के अंदर आज मुझे कुछ हो भी मिलेगा। अगर मुझे कुछ हो जाए, जो मैंने जमा पूंजी की हुई है वो मेरे माँ बाप को भी मिलेगी, माँ बाप को भी मिलेगी। मैं तो समझती हूँ माँ बाप को ही मिल जानी चाहिए। हाँ, और बच्चों को असल में तो सारा मतलब एक तरह से जो बच्चों को ज्यादा होता है, बच्चों और माँ बाप तो चले रहे ना रहे वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन आपने ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि उसमें माँ बाप का राइट होता है। बिल्कुल 100% उसकी विरासत के अंदर माँ बाप का हिस्सा भी शामिल होता है। और माँ बाप कहाँ मांगने जाते हैं शुमाइला, वो तो कहते हैं हमारी बच्ची चली गई यहाँ के, कुछ भी तो या विड्रॉ कर जाते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन किसी का बेटा चला जाए वो नहीं छोड़ते पैसे। नहीं, ये आप याद रखिएगा, वो कभी नहीं छोड़ेंगे पैसे। 4 दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं। बेटे साइड पे तो ये होता है कि बाज़ औक़ात आप देखें आके भाई खड़े हो जाते हैं, उन भाइयों को उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट नहीं होता, लेकिन वो इतने खूबसूरती से उस बिजनेस के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर अपने राइट्स को लिखवा देते हैं या कुछ अपने जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, जिनके बेसिस पे वो ये शो करते हैं कि हाँ जी इसके अंदर तो हमने भी पैसा लगाया था, सक्सेशन के अंदर जो है विरासत के अंदर हमारा भी हक बनता है, हमें भी दिया जाए। अब ये डिस्प्यूटेड हो गया, ये झगड़ा खड़ा हो गया तो अब इसके लिए सूट फाइल किया जाएगा, केस एक प्रॉपर केस दाखिल किया जाता है। उस केस दाखिल करने में फिर उसके बाद उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होता है कि हाँ उन्हें वो हिस्सा मिलना चाहिए या हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। सही, ठीक है। लेकिन जहाँ हम औरतों की बात करते हैं ना, अगर औरतों के राइट्स की अगर हम बात करते हैं, हर साल फीमेल लिटरेसी के ऊपर जो है रेट बढ़ाने का क्यों जरूरी कहा गया? यार बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है। आई थिंक जितना खाना खाना जरूरी है ना, इतना औरतों को एजुकेट करना, उतना औरतों को एजुकेट करना जरूरी है। जितनी आपको खाना खा के आपको आपकी तवनाई मिलती है ना, एनर्जी मिलती है। हम जैसे औरतों का शो देखते हुए लोग कितनी हमें बुरा भला भी बोलते होंगे कि देखो ये आ गई है राइट के ऊपर बात करने के लिए। वो जो एक खातून है जो औरतों के राइट के लिए बोलती है, उनका क्या नाम है मैं भूल गई हूँ, अस्मा जहांगीर। उनके तो लोग दुश्मन हैं। अस्मा मैम बहुत बोल्ड होके बोलती हैं और काफी खवातीन के राइट सही बोलती हैं वो, इसलिए कि वो राइट के लिए बात करिए ना। उनको पता है कि एक औरत की जो पावर है उसकी एजुकेशन है। आपकी पावर क्या हो सकती है? आपकी एजुकेशन हो सकती है। अगर एक औरत व्हील चेयर पे भी है ना, व्हील चेयर पे अगर वो पढ़ी लिखी इतनी स्ट्रांग होगी अगर वो पढ़ी लिखी होगी। कहते हैं ना आपकी वो एक्शंस भी आपके करते हैं काउंट, लेकिन जब आपके पास एक वोकैबुलरी हो या आपके पास पावर स्पीकिंग स्किल्स हो तो वो आप बंदे को ऐसा टॉर्चर कर सकते हैं और ऐसा सीधा कर सकते हैं अपनी बातों से। बिल्कुल सही कि वो दोबारा नहीं। हमारे पुराने ज़माने की अगर मिसालें देखो ना, हमारी जो ख़वातीन होती थी पुराने ज़माने में, मेरी नानी, मेरी दादी, उनकी अम्मियाँ, वो उनके पास एजुकेशन तो नहीं होती थी लेकिन उन्होंने माशरे से, सोसाइटी से छोटी छोटी सी बातें सीख ली थी। उन मिसालों के तहत, उन मिसालों को देखते हुए घर को चलाना, अपने शौहर को सही से रखना, अपने रिश्तों को सही से निभाना, सोसाइटी के अंदर एक इज्जत, अच्छा मकाम हासिल करना क्या था। आप जुबैदा आपा को देखें, जुबैदा तारिक की अगर हम बात करते हैं, आप जुबैदा आपा के साथ मैंने भी कितनी होस्टिंग की हुई है। मतलब वो ये कहती हैं कि मैं बेटा बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन आप देखें कि वो टूटे हुए घरों को जोड़ देती हैं। कैसे? काउंसलिंग करके
क्या काउंसलिंग करती हैं, क्या काउंसलिंग, कैसे उन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की है, आज तक अपने आप को कैसे